तो अभी हम NCERT एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है 1/x ब्रैकेट में x⁻n+1 को विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये जान के रखो, ये जो क्वेश्चन एक नहीं है सिर्फ ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न है। मतलब क्या, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, x बाहर दिया गया, अंदर क्या दे दिया गया, x⁻7+1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, x⁻10+1, इसको इंटीग्रेट करो। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे n की पावर कुछ भी हो सकती है, ऐसे दे दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन करके हमें ये चीज़ जानने को मिलेगा। देखो, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया गया है तो क्या होगा, x की पावर अगर n दी गई है आपको, कुछ भी, अब n क्या हो सकता है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड करोगे किसको, इंटीग्रेंट को, जो चीज़ इंटीग्रेट होने वाली है, यानी 1/x ब्रैकेट में x⁻n+1 को बाय x की पावर n-1 से। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा पैटर्न का आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप xn⁻1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये क्वेश्चन दिया है x⁻7, तो आप यहाँ पे करोगे पहले x⁻7-1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो उसमें से एक -1 करो, उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यानी x⁻6 से एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार डिवाइड होगा, ये पूरी चीज़। तो देखो मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये पैटर्न इन सब क्वेश्चन पे वैलिड होगा। ये सब दिए गए हैं इस टाइप के। ठीक है, एक NCERT में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें भी इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर वो भी ईजिली हो जाएगा। तो क्या करूँगा, देखो मैं इससे जो मेरे पास है x1 अब डिवाइड बाय x⁻n+1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x⁻n-1 और डिवाइड कर रहा हूँ x⁻n-1। अब क्या हुआ, अब देखो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ गया x⁻n-1 और डिनोमिनेटर में क्या है x⁻n-1, और यहाँ पे क्या है 1 ही है ना। अब पावर क्या होंगी, अगर बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो तो ठीक है, यहाँ भी x⁻1 है और यहाँ पे x⁻n-1 है, तो क्या होंगे आपस में, पावर ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या रहेगा x⁻n+1। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो x⁻n-1 और यहाँ पे क्या हुआ, यार -1 से +1 कट गया और ये क्या बचा x⁻n, और यहाँ पे है x⁻n+1। ठीक है, तो अब मैं देखूँ मेरा जो फंक्शन बन गया है, इंटीग्रेंट बन गया है, वो क्या है, वो बन गया है x⁻n-1 डिवाइड बाय x⁻n ब्रैकेट में x⁻n+1 dx। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे x⁻n को लेट कर लूँ t, तो बोथ साइड जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा x⁻n-1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो x⁻n-1 dx इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, dt/n। ठीक है, अब ये चीज़ x⁻n-1 dx ऊपर दी गई है, देखो न्यूमरेटर में, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dt/n, और जो डिनोमिनेटर में x⁻n है उसकी जगह डाल सकता हूँ मैं t, और यहाँ पे x⁻1 है तो उसकी जगह क्या डाल सकता हूँ t। तो अब मैं देखो पूरा जो मेरा फंक्शन बन गया वो कैसा दिख रहा है मुझे देखने में, वो बन गया है t ब्रैकेट में t+1, यहाँ पे आ गया dt, और 1/n क्या है, एक इंटीजर है तो वो तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकल आया। अब ये देखो क्या आ गया, ये एक पार्शियल फॉर्म की तरह दिख रहा है मुझे, 1/t ब्रैकेट में t+1। तो अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेंट हमारा यही है t+1। अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, a/t प्लस b/t+1। ठीक है, अभी 1/n को छोड़ दो, उसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, हमको एंड में हम उसको जब भी आंसर देंगे तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पूरे को सॉल्व करो और जो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का, उसको हम 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हमारा इंटीग्रेंट है जिसको हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख भी दो बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इसका ये है। अब मैं इसे करूँगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, टी तो टी प्लस वन ये आ जाएगा, ए इंटू टी प्लस वन होगा और बी इंटू टी होगा, तो ये क्या आ गया, ए टी आ गया, यह प्लस ए प्लस बी टी आ गया, और यहाँ पे क्या आया, टी टी प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे तो चीज़ जो है वो ऊपर से नीचे तक सेम ही रहेगी, तो ये आएगा, मैंने कॉमन लगाया ये कि मतलब चीज़ अगर ऐसे कॉमन लगा देना मतलब क्या है कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर्स कॉमन हो जाएंगे। अब देखो बोथ साइड डिनोमिनेटर कॉमन है, वो तो कैंसिल हो गए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। पहले क्या कंपेयर करूँगा, दोज टर्म हुज कोफिशिएंट, किनकी कोफिशिएंट में कंपेयर करूँगा, टी टू द पावर जहाँ पे 0 है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, राइट हैंड साइड क्या है वो देखो अगर मैं, तो वो है a, ठीक है, तो यानी a की वैल्यू 1 है। अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट ऑफ दोज टर्म विच वेयर वेरिएबल इज टी टू पावर 1, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो तो कोई नहीं है ऐसा। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b, और a की वैल्यू मुझे पता है क्या है 1 है, तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। a की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे अगर पुट करूँगा मैं तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। अब a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई। अब मैं करूँगा इसमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पुट करूँगा, इंटीग्रेशन का साइन सब जगह लगाऊंगा, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और dt डालूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा dt से, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और मेरे फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर निकल आएगा, और भी मैं उसको 1/n से इंटू कर दूंगा। तो देखो नेक्स्ट पेज में कैसे करता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो देखो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म किसका था, सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 डिवाइड बाई टी, ब्रैकेट में टी प्लस 1 को मैंने कैसे लिखा था, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस टी प्लस 1, ठीक है। इसी फॉर्म से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, और a की वैल्यू आ गई थी 1 और b की वैल्यू भी आ गई थी मेरे पास -1। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पुट करूँगा, पहले वैल्यू को देखूँ, तो आई 1 अपॉन टी प्लस -1 टी प्लस 1, ठीक है, और ये क्या है 1 टी प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले तो बोथ साइड मैं d2 dt इंटू कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ गया dt, यहाँ भी आ गया dt, और यहाँ भी आ गया dt, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझा करें कभी भी, ठीक है, तो ऐसा समझा करें आप, ये इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म थी, अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया क्योंकि मुझे ये चीज़ निकालनी थी, तो सबसे पहले इसको लिखने का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का तरीका ये है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और dt है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन और dt मुझे डाला मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू डाल चुका हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखो पहले का इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा, log mod t, ठीक है, यहाँ माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और इसका भी क्या आ गया, log mod t प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब क्या है, देखो दोनों का बेस सेम है, किसका, log, यहाँ पे log अगर माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, और बेस सेम हो तो ये क्या चला जाएगा, ये चीज़ आपके डिनोमिनेटर में चला आएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अभी हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, हम देखें अगर हम बैक में जाएँ तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ हमें इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 नहीं निकालना था, वहाँ पे 1/n इंटू भी करना था, क्योंकि मैंने पूरा जो इंटीग्रेशन किया है वहाँ पे देखो 1/n मैं लेके नहीं चला था, मैंने कहा था जब आंसर आएगा तो मैं उसको बाद में इंटू कर दूंगा उससे 1/n को, ठीक है। तो अब मैं आंसर में 1/n भी इंटू करूँगा, ठीक है। तो यानी क्या, मैं यहाँ पे 1/n इंटू कर रहा हूँ, सर इसका इंटीग्रेशन देखो हो गया और ये मेरा आंसर निकल आया। अब मैं आंसर में क्या करूँगा, 1/n इंटू करूँगा, ठीक है ना। तो जो 1/n में इंटू कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बन जा रहा है 1/n log t प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई t प्लस 1 मॉड में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो t है ये t के फॉर्म में थोड़ी ना आएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें t थोड़ी ना कोई वेरिएबल दिया गया है, हमें तो कुछ x की पावर कुछ
n दिया गया है, उस फॉर्म में वेरिएबल दिया गया है। तो t की वैल्यू क्या थी हमने ली थी, हमने t की वैल्यू ली थी x की t इक्वल टू हमने x टू द पावर n लिया था। तो अब मुझे यहाँ पे उसको भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ और आंसर मुझे टी के फॉर्म में नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में टी के फॉर्म में नहीं दिया गया था। तो आंसर कैसे टी के फॉर्म में आ जाएगा, जब क्वेश्चन एक्स की पावर एन की फॉर्म में दिया गया था, एक्स वहाँ वेरिएबल था तो आंसर में भी एक्स होना चाहिए, या तो कॉन्स्टेंट टर्म हो या तो फिर एक्स वेरिएबल हो। तो यहाँ पे मैं अब टी की वैल्यू भी ओरिजिनल डाल रहा हूँ जो मैं पहले लेके चला था। तो क्या थी, एक्स की पावर एन प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, जो हमें एनसीईआरटी में पूछा गया है। इसको मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छा, जिसको ये थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं कहूँगा कि एक एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 है। उसे एक बार करके देखो अच्छे से, तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि मैंने जो मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है, जो मेथड मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिस मेथड से, वो क्या मेथड है, ठीक है। तो अगर एक बार उसको तुम देख लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, क्यों मैंने किया है इनटू, क्यों मैंने यहाँ पे एक्स एन माना था और फिर मैंने इसको इनटू पहले क्यों किया, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से इन्हीं फॉर्म में ऐसे कोई क्वेश्चन है, इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे ये सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, एन को कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं लिखी ली गई है। तो अगर तुम एक्स फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखो जो ऊपर दिया गया है इस तरीके से, या तो जो क्वेश्चन आपको 20 दिया गया है इस एक्सरसाइज की, उसको सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर नॉलेज बनेगी और पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, इसको अच्छे से देख लो कैसे किया गया है, ठीक है। अगर क्योंकि इस तरीके से इसको नहीं करोगे फिर क्वेश्चन ही कर नहीं पाओगे। तो इसके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इससे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना, इसके आंसर से ज़्यादा।